हेलो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। मैं जितेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जितेंद्र सर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले सेशंस में पढ़ते चले आए हैं, जो भी आपकी प्रैक्टिस कराई जा रही है या जो भी क्वेश्चंस मेरे द्वारा सेलेक्ट किए जा रहे हैं, वो सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सभी के सभी रेलवे एनटीपीसी सीबीडीटी 1 परीक्षा 2020 के लिए अत्यधिक बेनिफिशियल आपके लिए साबित होंगे। और जैसा कि मैं कहता हूं कि आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में यानी कि रेलवे के जो परीक्षाएं पहले हुई हैं उन लगभग हर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और उम्मीद करता हूं आगे आने वाली परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। और रेलवे ही नहीं, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम आप तक लेकर के पहुंचते हैं अपने YouTube चैनल स्टडी विद जितेंद्र सर के माध्यम से। दोस्तों, हमें आपके लाइक, कमेंट्स, व्यूज़ और सब्सक्राइब का इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ जो लोग अभी भी चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ने का कष्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहें कि आपको जो सेशन देखते हैं, पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, अच्छा लगता है, कैसा लगता है, या मुझे और अधिक आपके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। आपके कमेंट हम तक पहुंचते रहेंगे, हमें आपके कमेंट मिलते रहेंगे, तो हमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करने के लिए साहस मिलता रहता है कि हम आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर के आएँ और आपको इसके बारे में अपडेट कराएं। तो आज भी हम कुछ ऐसे ही चुनिंदा क्वेश्चंस के साथ उपस्थित हुए हैं आपके बीच में। जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020 सीबीटी 1 ग्रुप सी एंड डी जनरल साइंस सामान्य विज्ञान एमसीक्यूज। तो जनरल साइंस के क्वेश्चंस के साथ आज हम फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं और आइए सेशन के साथ जुड़ते हैं, एंजॉय करते हैं। सेशन में बने रहने के लिए लाइक, कमेंट जरूर करते रहिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टडी विद जितेंद्र सर। तो पहले क्वेश्चन के माध्यम से हम आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो कि पूछा गया है आज आपसे। इस पहले क्वेश्चन के माध्यम से आपको इस सेशन में स्टार्टिंग मिल रही है चैनल के माध्यम से। क्वेश्चन आपका है पहला, रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? रॉकेट जो है वो किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो जिसके लिए आपके सामने चार ऑप्शन रखे गए हैं, उन चार ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपका आंसर होगा। इन चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन आपके सामने है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तीसरा ऑप्शन है रेखीय वेग सिद्धांत पर। चौथा यानी कि लास्ट ऑप्शन आपके पास है न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर। तो इन चार ऑप्शन को हम अपने आंसर के रूप में किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका आंसर है, फटाफट कमेंट के माध्यम से आप बताते रहिएगा और हम देखते हैं आज आप पहला आंसर किसका आता है। अभी तक हमें आपके आंसर का इंतजार, खैर कोई नहीं, हम साथ में डिस्कस करते चलते हुए हैं, सारे ऑप्शंस पर डिस्कस करेंगे और तब तक आपको अपने आंसर के बारे में सोचना है, बताना है। ठीक है, चलिए पहले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है कि
रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तो हम लोग पहुंचते हैं अपने वर्क पर। ये पेन सेलेक्ट कर लेते हैं और कलर आज ये ले लेते हैं। चलिए, तो इसमें हमें बताना है कि रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर क्या रॉकेट कार्य करता है, या द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण पर, या रेखीय वेग के सिद्धांत पर, या चौथा न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार। तो देखिए, अगर हम पहले ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो पहले ऑप्शन के बिहाफ अगर देखा जाए रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी कि ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और इसी के साथ आगे ऑप्शन की ओर बढ़ते रहेंगे। आप अपने आंसर को टारगेट करते रहिएगा। यदि किसी निकाय पर कार्यरत बाह्य बल, यदि किसी निकाय पर कार्यरत बाह्य बल शून्य हो तो उस पर निकाय का संपूर्ण रेखीय संवेग समय के साथ नियत रहता है। बात समझ में आई दोस्तों? यदि किसी निकाय पर कार्यरत बाह्य बल शून्य हो तो उस पर निकाय का संपूर्ण संवेग समय के साथ नियत रहता है। ये आपका रेखीय संवेग संरक्षण नियम या रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है, जिसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जब कोई व्यक्ति एक नाव के किनारे पर कूदता है तो हम आप क्या देखते हैं कि उस व्यक्ति के कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाती है। ऐसा रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर या रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत का एक ये उदाहरण है आपके साथ। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की बात करें ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो उत्सर्जन किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से द्रव्यमान को ना तो उत्सर्जित किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया से पूर्व जितना द्रव्यमान होता है उतना ही द्रव्यमान रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी होता है। हालांकि इसको हम अगर इस प्रकार से कहें तो इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित तो कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित तो कर सकते हैं, और इसे ही द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है या द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो दिया गया है रेखीय वेग के सिद्धांत पर। तो रेखीय वेग का सिद्धांत क्या है? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लीनियर वेलोसिटी, ऋजुरेखीय गति में किसी कण के रेखीय विस्थापन के समय के साथ परिवर्तन की दर को रेखीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय वेग कहते हैं। ऋजुरेखीय गति में किसी कण के रेखीय विस्थापन के समय के साथ परिवर्तन की दर को उस कण का क्या कहते हैं? रेखीय वेग कहते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। आप अपने आंसर को टारगेट करते रहिएगा। मैं चारों ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेता हूं और इसके बाद आपको अपने आंसर पर टिक करना होगा। तो चौथा ऑप्शन आपके सामने है न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार। तो न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या है? अगर हम न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहें तो इस नियम को या इस फॉर्मूले को या रूल को जो भी कहें आप, क्रिया प्रतिक्रिया बल के रूप में भी जानते हैं या क्रिया प्रतिक्रिया नियम के रूप में भी जानते हैं। कैसा क्रिया प्रतिक्रिया नियम? सपोज दैट, एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। किसी वस्तु या वस्तु किसी को भी मान लिया जाए, अगर हम अपनी ओर से उस पर बल लगाते हैं, अगर हम अपनी ओर से बल लगाते हैं तो वो क्रिया कहलाएगी। बात समझ में आ रही? ठीक विपरीत
यानी कि जिस व्यक्ति या वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं वो भी हमारी ओर प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यानी कि वो भी हमारी ओर बल लगाती है, तो ये कौन सा है? प्रतिक्रिया बल कहलाता है। जो हमने लगाया वो क्रिया बल है, जो विपरीत ओर से यानी कि व्यक्ति या वस्तु की ओर से लगा बल वो कौन सा बल है? प्रतिक्रिया बल है। तो बात समझ में आ रही दोस्तों? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम इसीलिए इसको कहा गया है। और जिसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे स्प्रिंग होता है, तो स्प्रिंग को जब हम आप दबाते हैं तो हमारी ओर से लगने वाला बल क्रिया बल होता है और स्प्रिंग की ओर से लगने वाला बल अभिक्रिया बल होता है। यही क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है, जिसे न्यूटन के गति का तीसरा नियम भी कहते हैं। जब हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी हमारे ऊपर उसी परिमाण के बराबर बल लगाती है। जितनी ताकत से या बल से मैं उस पर बल लगाता हूं, उसी बल के अनुरूप वो हम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, यानी कि वो भी हमारे ऊपर बल लगाता है। यहाँ पर हमारे द्वारा लगाया बल क्रिया बल है, जबकि उस व्यक्ति या वस्तु द्वारा जो विपरीत दिशा में यानी कि हमारी ओर लगाया गया बल जो है वो कौन सा बल है? प्रतिक्रिया बल होता है। यही न्यूटन की गति का तीसरा नियम कहा जाता है। बात समझ में आई दोस्तों? तो आते हैं अपने लौटकर पुनः क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन चारों ऑप्शन में आपका जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही? तो रॉकेट जो होता है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बात समझ में आ गई? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर ये इस प्रकार से बोला गया, यदि ऊपर तक पानी से भरे गिलास के अंदर तैरता बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो क्या होता है? इफ अ पीस ऑफ आइस फ्लोटिंग इनसाइड अ ग्लास फिल्ड विद वाटर मेल्ट्स। ऊपर तक भरे हुए पानी के गिलास में, अगर कहने का मतलब है ऊपर तक अगर गिलास में पानी भरा हुआ है, उसमें एक बर्फ का टुकड़ा तैरता है और वो बर्फ का टुकड़ा अगर पिघल जाए तो क्या होता है? इन 4 ऑप्शंस के माध्यम से हम अपने उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। पहला ऑप्शन आपके सामने है जल का स्तर बढ़ेगा, दूसरा है जल का स्तर घटेगा और तीसरा है जल का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, चौथा ऑप्शन है टुकड़ा तैरता रहेगा। तो इनमें से बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, आपके सामने आया है स्क्रीन पर, और जितना सिंपल क्वेश्चन है उतना ही सिंपल इसका आंसर है। तो दोस्तों अभी तक चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा और बीच बीच में कमेंट के माध्यम से अपने उत्तर हम तक पहुंचाते रहिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पर। जैसा कि ऑप्शन के माध्यम से आपके सामने जो स्क्रीन पर क्वेश्चन है इसी पर हम डिस्कस अगर करें, तो ऊपर तक भरे हुए पानी के गिलास के अंदर तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो पानी का स्तर जो होगा वो जल का स्तर यानी कि पानी का स्तर कैसा होगा? अपरिवर्तित होगा। अपरिवर्तित होगा। बात समझ में आ रही? थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करूंगा, यहां पर अपवर्तित लिख गया है, यहां पर अपरिवर्तित कर लीजिएगा। अपरिवर्तित, ठीक, अपरिवर्तित रहेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है एक तैरने वाली वस्तु अपने स्वयं के भार के बराबर पानी की मात्रा को विस्थापित करती है, जिस कारण से बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता रहता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका जो आंसर होगा वो सी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से रहा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद जितेंद्र सर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट के माध्यम से आपके आंसर हम तक पहुंचने चाहिए, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व का नियम कहलाता है? तो दोस्तों आपने न्यूटन की गति के अगर जो 3 नियम है उन तीनों नियमों को अच्छी प्रकार से पढ़ा होगा, भली भांति प्रकार से।
तो उन तीनों नियमों में एक न्यूटन की गति का जड़त्व का नियम भी कहलाता है। तो उन्हीं तीनों नियमों में एक कोई ऐसा नियम है जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आपने पढ़ा है तो फटाफट कमेंट के माध्यम से हम तक आंसर अपने पहुंचाने की कोशिश करिएगा। चलिए मैं ऑप्शन पढ़ देता हूं। पहला ऑप्शन है आपके सामने न्यूटन की गति का प्रथम नियम, दूसरा है द्वितीय नियम, तीसरा है तृतीय नियम, चौथा है ए तथा बी दोनों। हालांकि अभी हम न्यूटन के गति के तीसरे नियम यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम के माध्यम से हम आप तक अपना जो एक्सप्लेनेशन थे वो पहुंचाए हैं, और अगर फिर से बात आएगी तो फिर से उसको एक्सप्लेन कर लिया जाएगा। चलिए फिलहाल पहले ऑप्शन की ओर अगर बढ़ा जाए तो भाई ये पहला क्या है और दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, इसके बारे में फटाफट आपका आंसर आना चाहिए। तो न्यूटन के गति का अगर पहले नियम की बात करें तो क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, इस आपको फटाफट आंसर देना है, बोलते रहिएगा। न्यूटन की गति का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, आपके आंसर का हमें इंतजार है बेसब्री से। आपका आंसर फटाफट कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचना चाहिए। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूटन के गति के पहले नियम के बारे में। तो पहला नियम इसका इस प्रकार से है, देखिए थोड़ा सा। पहला ऑप्शन, प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति करता रहता है जब तक उस पर कोई भी बाह्य बल आरोपित न किया जाए। बात समझ में आ गई दोस्तों? प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति अवस्था में बना रहता है जब तक उस पर कोई अतिरिक्त बाह्य बल न लगाया जाए। सॉरी। तो ये रहा न्यूटन के गति का पहला नियम, और इसी नियम को न्यूटन की गति का पहला नियम कहते हैं। हालांकि अभी भी क्वेश्चन का जो आंसर है सस्पेंस में रखूंगा, आपके आंसर का मुझे इंतजार, और लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा मैं। आते हैं अगले ऑप्शन की ओर, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। ये दूसरा नियम क्या है? किसी वस्तु के संवेग में लाया गया बदलाव या किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। यह न्यूटन के गति का दूसरा नियम। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा चैनल को अपने। चैनल का नाम है आपके स्टडी विद जितेंद्र सर। आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। तो ये तीसरा नियम क्या है? जैसा कि मैं अभी पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करके बता चुका हूं कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम ही क्रिया प्रतिक्रिया नियम के माध्यम से जाना जाता है। और क्रिया प्रतिक्रिया नियम क्या है? यदि किसी व्यक्ति या वस्तु पर हम अपना बल लगाते हैं, यानी कि वो क्रिया बल कहलाएगा, और उस व्यक्ति या वस्तु के माध्यम से जो हम पर यानी कि विपरीत बल लगाया जाएगा वो प्रतिक्रिया बल होगा। तो यही क्रिया प्रतिक्रिया बल है, यानी कि जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर हम बल लगाते हैं और विपरीतार्थक यानी कि विपरीत उस व्यक्ति या बल वस्तु के द्वारा हम पर जो बल लगाया जाता है, यही क्रिया प्रतिक्रिया बल है, और इसी को न्यूटन की गति का तीसरा नियम भी कहा जाता है। चौथा ऑप्शन है आपके सामने ए तथा बी दोनों, यानी कि ए भी सही है और बी भी सही है। तो यहां पर दोस्तों मैं बात करूंगा कि चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी गलत है और दूसरा ऑप्शन भी गलत है। सिर्फ और सिर्फ पहला आपका ऑप्शन आंसर करेक्ट है। कैसे? एक पॉइंट मैंने यहां पर आपसे छुपाया था और बताया भी था कि मैं इसको अभी बाद में डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि बताया था पहला कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में अथवा सरल रेखा में गतिमान रहता है या गति करता रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य यानी कि बल कोई आरोपित ना किया जाए। यदि कोई, या इस प्रकार से कह सकते हैं कि कोई भी पिंड अपनी विरामावस्था में
या अपनी सरल रेखा में गतिमान तब तक रह सकता है जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। यही न्यूटन के गति का पहला नियम है और इसे ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका ये पहला ऑप्शन करेक्ट हुआ। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट बोला गया लिफ्ट में किसी व्यक्ति का वजन वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। कहां? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, या जब बीच में रुकी हो, या लास्ट ऑप्शन है आपका ए एंड बी, यानी कि दोनों। ए भी सही है, बी भी सही है। तो दोस्तों इन अ लिफ्ट अ पर्सन्स weight is less than the actual weight when the lift is going to। लिफ्ट में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके वास्तविक भार से अगर उसका भार कम प्रतीत होता है तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में होता है जब लिफ्ट ऊपर से नीचे की ओर जा रही होती है और ऐसा त्वरण के कारण होता है। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो इस तरीके से आपका सेकंड, थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन गलत हुआ, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपने अपने चैनल स्टडी विद जितेंद्र सर को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और अपने क्वेश्चंस के आंसर हम तक अपने कमेंट के माध्यम तक जरूर पहुंचाते रहिएगा। चैनल का नाम है स्टडी विद जितेंद्र सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। बोला गया है रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के सहयोग से रंगीन चित्र बनता है। What kind of light is formed in color TV to make a colorful picture? तो दोस्तों वेरी सिंपल क्वेश्चन है और इसका आंसर भी उतना ही सिंपल है। चुटकियों में इसका आंसर आप दे सकते हैं, थोड़ा सा माइंड यूज करिएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने रेड, ग्रीन, पर्पल, यानी कि जो कलर हैं जिनको मिक्स करके, जिनको मिलाने से या जिनके सहयोग से टीवी में रंगीन चित्र बनते हैं, उनके ऑप्शन इस प्रकार से हैं। पहला ऑप्शन है जिसमें दिया गया है रेड, ग्रीन, पर्पल। सेकंड ऑप्शन आपके पास है रेड, ग्रीन, येलो। थर्ड ऑप्शन है रेड, ग्रीन, ब्लू। डी ऑप्शन है ग्रीन, येलो, ब्लू। दोस्तों आपको पता है कि जो प्राइमरी कलर होते हैं, यानी कि जो प्राथमिक रंग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? रेड, ग्रीन, ब्लू, यानी कि लाल, हरा और नीला। तो दोस्तों जो प्राथमिक रंग है, प्राइमरी कलर है, इन्हीं के मिक्स करने से या इन्हीं के संयोग से प्रकाश के माध्यम से जो टीवी पर चित्र बनते हैं वो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से ही बनते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों? जो प्राथमिक रंग होते हैं कौन कौन से? लाल, हरा और नीला, इनके संयोग से ही टीवी पर रंगीन चित्र हमें देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन इज द रॉन्ग, सेकेंड इज ऑल्सो, फोर्थ इज रॉन्ग, करेक्ट आंसर इज द थर्ड। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके चैनल का जो नाम है वो स्टडी विद जितेंद्र सर। और हम आपसे पुनः मिलते हैं अगले सेशन में और अगला सेशन हमारा बहुत ही जल्द आपके सामने आने वाला है। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।